बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, पेट्रोल, तहकीकात और करप्शन, जी हाँ, करप्शन फ्री पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मिशन है। लेकिन बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, करप्शन कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ रही है। कभी चीनी में करप्शन, कभी आटे में। अब करप्शन होती है नहीं होती, माफियाज बैठे हुए किस तरह है, लेकिन कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका जो बराह रास्त इफ़ेक्ट है वो आवाम पर पड़ता है, गरीब आदमी पर पड़ता है। कभी चीनी और आटा में कमीशन बनता है, रिपोर्ट आती है, कोई एक्शन नहीं होता। अब पेट्रोल का जो कमीशन है, जो अगर आपको याद हो, पिछले साल अप्रैल के महीने में 2020 में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, पेट्रोल का बहरान आया था। और उसके बाद जब पेट्रोल की कीमतें 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से बढ़ी थी, तब पेट्रोल मार्केट में अवेलेबल था और पेट्रोल की जो तरसील थी वो मामूल पे आ गई थी। तो अब उस पर रिपोर्ट आई है और वज़ीर आज़म के जो मुशीर थे पेट्रोलियम डिवीज़न के नदीम बाबर, उन पर 220 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ अब तक सामने आया है और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी इस पर फारिग किया जा चुका है। और क्या इससे एक्शन होगा? अगर ये कहा हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि अभी तक ये चीज़ साबित नहीं हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है। तो अगर आती है तो इस पर क्या एक्शन होगा? क्योंकि जब पीछे भी हमने देखा कि चीनी रिपोर्ट आई, आटा रिपोर्ट आई, वहाँ पर जी खुसरू मुख्तियार साहब का नाम भी आया, जहांगीर तरीन का भी नाम आया, तो उनका क्या हुआ कि उनको एक वजारत से हटाकर दूसरी वजारत दे दी गई, तो उन पर कोई खातिर खा एक्शन नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, इस पर देखेंगे। तो जब इस तरह के वाक़यात आते हैं तो कहाँ अपोजिशन खामोश रहती है? जी हाँ, तो इस पर मरियम औरंगज़ेब ने भी रद्द-ए-अमल दिया और मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को भी जेल भेजना चाहिए। किसके साथ? जी नदीम बाबर के साथ, दोनों को जेल भेजना चाहिए। तो इस पर हुकूमत कहाँ खामोश रहती है? हुकूमत ने भी इस पर जवाब दिया और शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो यकीनन ये गरीब आवाम पर जुल्म है। जिस तरह से अगर करप्शन नहीं होती है, माफियाज बैठे हुए हैं, लेकिन गरीब आवाम से ये पैसा लिया जाता है। अगर चीनी 100 रुपये किलो पहुंचती है, गरीब आवाम से पैसा निकलता है। गरीब आवाम से एक बेरोज़गार, एक वो जो दिन का 500 कमाता है, उसकी जेब से ये चीज़ें निकलती हैं। तो गरीबों पे बड़े जुल्म की इंतहा है। तो इस करप्ट माफिया को कौन लगाम देगा? क्या हुकूमत करप्ट माफिया के सामने बेबस है? चीनी की बात मैं करता हूँ, जो कि मेरा टॉपिक तो नहीं है, खैर मैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ क्योंकि वो भी माफियाज के साथ ही आ जाता है। उसका ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो चीनी पर एक्शन लिया, जो सट्टेबाजों का आपने सुना भी होगा कि रमज़ान में चीनी महंगी करने का सोचा जा रहा है, तो उस पर अब क्या किया जी चीनी माफियाज ने, जो लाहौर के अंदर चीनी की तरसील बंद कर दी। अब उस पर हुआ यूँ कि अब चीनी मार्केट में आना बंद हो चुकी है। चीनी की मार्केट में जब तरसील ख़त्म हो चुकी है तो ज़ाहिर सी बात है चीनी महंगी होगी। और दूसरा टॉपिक ये है कि सिलेक्टर की बातें होती हैं। पीपल्स पार्टी कहती है जी नून लीग सिलेक्टर है, तहरीक इंसाफ सिलेक्टर है, तहरीक इंसाफ कहती है जी नून लीग है। अब नून लीग कह रही है कि पीपल पार्टी है। अब कौन सिलेक्टर है? क्या जमहूरियत की पावर है? जमहूरियत की कैपेसिटी नहीं है? जो आवाम वोट देकर आते हैं, क्या उनके वोट की कोई ताकत नहीं है जो यहाँ पे जी सिलेक्टर की बातें हो रही हैं? तो इन सब पर बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं कर्नल रिटायर राजा वसीम साहब और पीटीआई के सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं इमरान राठौड़। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। Pure mango pleasure. जी तो वेलकम बैक नाज़रीन, अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कर्नल साहब मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। सर बहुत शुक्रिया। सर, नया बड़ा स्कैंडल सामने आया है, आपने देखा ये पेट्रोलियम का 220 अरब की करप्शन का इंकशाफ हुआ है अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये ना
जब से ये हुकूमत आई है हर रोज इसी तरह के बम अवाम पे गिरते हैं, आपके सामने ही है। और ये इसमें ना करप्शन का पहलू बाद में आता है, नालायकी और नाअहली का पहलू पहले आता है मौजूदा हुकूमत की। ठीक है। जब कोरोना में लॉकडाउन था, पूरी दुनिया बंद थी, तो पेट्रोल ऑलमोस्ट फ्री था दुनिया में, वो कहते थे उठा के ले जाओ। उस वक्त इन्होंने लिया नहीं। और यहाँ पे भी खपत नहीं थी पेट्रोल की, गाड़ियां बंद थी, हमारे हम सब बंद पड़े हुए थे। ठीक है। उसके बाद जब गाड़ियां चली हैं, लॉकडाउन खत्म हुआ तो पेट्रोल की जरूरत पड़ी है। ये नहीं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल बहुत था, क्योंकि लॉकडाउन में तो पेट्रोल बिक नहीं रहा था। लेकिन फिर इसमें माफियाज आए। ठीक है। अब माफिया के जो हेड उस वक्त कर रहे थे माफिया को, वो यही नदीम बाबर साहब थे। पूरी कौम को इस बात का पता है। और फिर पेट्रोल शॉर्ट हो गया, फिर लाइनों में लगना पड़ा, फिर वो ब्लैक में लेना पड़ा। फिर एक दिन गवर्नमेंट ने एक नादरशाही हुक्म दिया, उसके अंदर 25 रुपए का इजाफा कर दिया। ठीक है। उधर इजाफे का काम हुआ है, उधर जहाँ पूरे पाकिस्तान के पंपों पे पेट्रोल नहीं था, हर पंप पे पेट्रोल आ गया। वो पेट्रोल एकदम कहाँ से आ गया? हवा में उड़ के आ गया, लंदन अमेरिका से का पेट्रोल था। लेकिन ये जाली उसकी किल्लत करके तो इसको महंगा किया हुआ था, और जो ही कीमत बढ़ी लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। अब ये दो चीजें जब इकट्ठी करते हैं तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि अवाम को 200 अरब से ज्यादा का नुकसान उस पेट्रोल बुरान में करना पड़ा। अब ये 200 अरब से ज्यादा लोगों की जेब से ज्यादा पैसा निकला, ये पैसा किधर गया? ये क्वेश्चन है। अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने वो नदीम बाबर को कहा कि हम दोबारा तहकीकात करेंगे। ये दोबारा तहकीकात का लॉलीपॉप जो है ना, ये बड़ी गलत रवायत है। 90 दिन में FIA तहकीकात करेगी, वो अपना ओहदा छोड़ देंगे ताकि असरअंदाज ना हो सकें। ठीक है। और तहकीकात के बाद पता चलेगा क्या हुआ, पूरी कौम को पता है क्या हुआ है। ठीक है। लेकिन ना अफसोस ये है कि PTI की जो तारीख है वो एहतसाब के नारे के ऊपर ये जमात बनी हुई है। लेकिन जो इनका रिकॉर्ड हमारे सामने आया पिछले 2.5 साल में, उसमें एहतसाब में भी मुख्तार साहब की बात की, ये एक चीज में पकड़े गए तो इनसे वजारत लेके बेहतर दे दी। ठीक है। ठीक है सर, मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, इमरान साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का करप्शन फ्री पाकिस्तान का जो नारा था, जो इक़्तिदार में आए थे और ये नारा था कि करप्शन को ख़त्म करेंगे, सर ये कब पूरा होगा? क्योंकि जिस तरह आपने देखा पीछे रिपोर्टें भी आती रही कि करप्शन पाकिस्तान में बढ़ रही है। सर क्या रीज़न है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरम साकिब मलगानी साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बोलने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया, हमें बात करने का मौका दिया। और दूसरी बात जनाब, ये हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं कर्नल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कम अज कम हमारी एक बात तो सराही गवर्नमेंट की कि जनाब इनको नदीम बाबर को हटाया। बाकी तो कर्नल साहब ने जो बातें की है ना, यकीन करें ऐसे लग रहा था कि जैसे 70 साल के जो मसाइल है ना, ये इमरान खान की वजह से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से आए हैं जी। और बाकी जो आपने सवाल किया है साकिब भाई, आपने कहा कि ये करप्शन, यकीन करें करप्शन हमारे जो मुआशरा है इसके अंदर एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सही है कि जो अभी हम कहें ना, वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि 90 रोज के अंदर हम ये करप्शन खत्म कर देंगे। यकीन करें वो हम जब बाहर बैठे थे ना ग्राउंड से, तो नजर आ रहा था कि ये हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आगे जब आए हैं ना, तो ऐसे लोगों से वास्ता पड़ रहा है, ऐसे जिस ईंट को उखाड़ रहे हैं ना, नीचे से एक ऐसा अजदहा निकल रहा है कि जो पाकिस्तान में हर चीज के ऊपर ना, काफी चीजों के ऊपर काबुल होकर बैठा हुआ है। जैसे अभी आपने बात की का माफिया है, पेट्रोल का माफिया है, आटा का माफिया है, हर चीज के अंदर ना यकीन करें सरमायादार लोग बैठे हुए हैं जो दोनों हाथ से लूट रहे हैं। और गवर्नमेंट, मैं मानता हूं आपकी बात कि गवर्नमेंट जो है ना अपनी रेट कायम करने में काफी नाकाम नजर आ रही है इस मामले पे, क्योंकि निचले लेवल पे भी हम देखते हैं ना, तो ये काम करने होते हैं करप्शन के खिलाफ हमारे जो, जैसे मैं एक तहसील डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, यहाँ पे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने काम करना है। हम यहाँ शिकायत करते हैं, जाके नोट करवाते हैं, आगे से असिस्टेंट कमिश्नर साहब कहते हैं जी इनके इंशाल्लाह इसके खिलाफ एक्शन होगा। तो ऊपर से जनाब सरकारी तौर पर ये अब हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं ये बर्डन डालते हैं, वो जी छोड़ दो जी कोई बात नहीं है। 10-15 दिन के लिए बंदा मुअत्तल होता है करप्शन में, उसके बाद फिर बहाल होकर बैठ जाता है जनाब वो कुर्सी के ऊपर। तो वहां पे हुकूमत क्या करे, अकेला बेचारा क्या करे, कोशिश कर रहा है वो कि सिस्टम में किसी तरह बेहतरी लाई। क्या समझते हैं इस पर एक्शन होगा? नदीम बाबर के जो मामला सामने आएगा, उन पर करप्शन साबित होती है, तो क्या इस पर एक्शन होगा, या पहले की तरह चीनी आटा कमीशन रिपोर्ट में जिस तरह आपने देखा कि एक्शन भी हुआ, नाम भी सामने आया, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया, ना ही कोई वापसी हुई, ना कुछ इस तरह का कोई देखने में तो नहीं आया हमें?
जी जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है साकिब साहब, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि ये जो नदीम बाबर को हटाया गया है ना, इसके बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। काफी अरसे से काफी लोगों को पता लग चुका था कि ये खुद एक माफिया का हिस्सा है। तो अभी इंशाल्लाह इसके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अभी ये देखें 16 मार्च को काबीना ने तहकीकात का हुक्म दिया था इस मामले में, और ये पेट्रोलियम डीलर के खिलाफ अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो वफाकी वजीर है उन्होंने ऐलान कर दिया गवर्नमेंट की जानिब से कि हम इनके खिलाफ FIR भी देंगे, इनको हथकड़ियां भी लगाएंगे और इनको इंशाल्लाह जेलों में भी डालेंगे। और ये लोग आप देखेंगे, ये अगर इमरान खान ऐसा काम नहीं ना करता, अगर इन लोगों को, इन जैसे जो मुआशरे के नासूर लोग हैं, इनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं करता तो यकीन जाने फिर इमरान खान खुद बहुत ज्यादा आगे जाके तंग होगा। अच्छा ठीक है सर, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर कि नदीम बाबर साहब पे अगर करप्शन साबित होती है तो क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा? एक सवाल दूसरा ये कि ये दूसरे वज़रा के लिए कितना बड़ा सबक होगा? जी बिल्कुल, अभी आप देखिएगा सिर्फ ये नदीम बाबर पे बात नहीं ठहरेगी, ये इंशाल्लाह जो जो गुजरा हमारे काम नहीं कर रहे, बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उन लोगों को इंशाल्लाह हटाया जाएगा और नए लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो कोशिश करें। क्योंकि ये देखें अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी तकरीबन 70% वही MNAs हैं और वही मुस्लिम लीग नून के साथ होते थे, वही पीपल्स पार्टी के साथ होते थे। ये सारे जो है ना जनाब, ये वो क्या बताएं आपको कि हमारे मुल्क का जो असल जो बर्बादी का सबब है ना, यही लोग हैं। ठीक है, और उम्मीद बहुत है कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। नदीम बाबर को इंशाल्लाह जेल में डाला जाएगा। नदीम बाबर के और भी जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम है, बिल्कुल, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ है, जो भी पाकिस्तान की आवाम को लूटता है, जो माफियात में मुलव्वस है, उन्हें वाकई जेल जाना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तानी आवाम के मुजरिम है। ठीक है सर, राजा साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर, माफियाज का खात्मा कब होगा? क्या समझते हैं कि क्या माफियाज हुकूमत से ताकतवर है कि हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले सकती उनके खिलाफ? ताकि ये जो हमारे PTA भाई बैठे हुए हैं ना, इन्होंने बहुत खूबसूरती से इंतहाई मुनासिब अल्फाज में सारा जो नासूर है ना करप्शन वो आपके सामने पेश किया है। इनकी बात को ना मैं सराहता हूँ, तारीफ करता हूँ। करप्शन हमारी जड़ों में चली गई है, जो इट उठाए नीचे करप्ट है, हम सब करप्ट हैं। और हम ना कहते हैं जी इमरान खान ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, जरदारी ने ये कर दिया, अपने आप को हम देखते नहीं है, हमारा पूरा मुआशरा करप्ट है। लेकिन एक बात है, ये जो है ना माफियाज हैं या जो ब्लैक मार्केटिंग है या ये जो इस तरह से काम हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा, ये जब से दुनिया बनी है, जब से तारीख है उस वक्त से हो रहा है। जब नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल गया था 63 पे, ये माफियाज उस वक्त भी थे। असल बात होती है माफियाज को कंट्रोल करना। ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है, इसमें इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि वही लोग हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान के पैर किए, वही सारे इकट्ठे हुए। इमरान खान क्या करे, वजीर तो वही पकड़े हुए हैं ना, MNAs MPs वही पकड़े हुए हैं, वही लोग हैं, अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं, माफिया नवाजी कर रहे हैं। तो ऊपर वाले आदमी के लिए बहुत मुश्किल है इस सब कुछ। क्या क्या वो देखे, दुश्मनों को देखे, चोरों को देखे, करप्टों को देखे, अपने बंदों को देखे। बिल्कुल, तो वो इस तरह से उन्हें टीम नहीं मिल सकी जो उनके साथ उनके विजन को लेके आगे चलती। अब जिस तरह ये कह रहे हैं, अल्लाह करे कि ये लोग फारिग हों और PTA के जो नजरियाती लोग हैं जो इस एजेंडे पे इमरान खान साहब के साथ 22 साल से आ रहे हैं, वो अगर आए ना वो कुछ कर सकते हैं। ये जो ये चले हुए कारतूस है ना, ये बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर फिर ये बात बिल्कुल ठीक है गवर्नेंस की। मैं कहता हूँ गवर्नेंस की बात होती है, माफिया हमेशा होते हैं, ब्लैक मार्केटर हमेशा होते हैं। ठीक है, लेकिन ना गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की एडिट होती है। अभी ये AC को जाके कहते हैं, AC कहता है अच्छा जी इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए कि AC को पता है कि मुझे कौन पूछेगा, मेरा सेक्रेटरी पूछेगा, चीफ सेक्रेटरी पूछेगा, मेरा चीफ मिनिस्टर पूछेगा, वो कोंगलू से चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, तो ये सारे अफसर पे लगाम हुए हैं, सारी अफसरशाही पे लगाम हुई हुई है। ठीक है राजा साहब, ठीक है, आपकी बात ठीक है जी। करप्शन होती है, तहकीकात भी होती हैं, सजाएं भी होती हैं, काफ़ी टाइम लगते हैं, कई महीने लग जाते हैं, बाज़ औक़ात सालों में लगते हैं इसमें। लेकिन सर जो इससे बड़ा सवाल ये है कि गरीब आवाम पर कब तक ये बोझ पड़ेगा? कभी पेट्रोल का बोझ पड़ता है, कभी चीनी का पड़ता है, कभी आटे का पड़ता है। सर जिस चीज़ को उठा के हम देखते हैं बेचारा गरीब रुल रहा है। दूध माफिया है, चीनी माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, सीमेंट माफिया, किस किस माफिया का जिक्र किया जाए यहाँ पर? ये साकिब, ये वो सब बातें जिससे हम एक लफ्ज में बोलते हैं बैड गवर्नेंस, कंट्रोल ना होना, गवर्नेंस का बेहतर ना होना। ये जो महंगाई होती है ना, अभी मेरे एक दोस्त हैं
खेती बाड़ी का काम करते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि हम 100 रुपए की मन गोभी बेच रहे हैं यहाँ पे। तो उसी दिन हमारे घर गोभी आई तो मैंने पूछा अपने वो मुलाजिम से, उसने कहा जैसे 40 रुपए किलो आई है, वहाँ 100 रुपए की मन 2.5 रुपए निकल रही है, यहाँ 40 की आ रही है। ये पैसे इमरान खान नहीं खा रहा, ये जो वजीर खुराक है वो नहीं खा रहा, ये हम ही लोग हमारे में से हैं, जो मिडल मैन है, जो हमारे ये आड़ती हैं, जो हमारे सब्जी वाले हैं। एक महंगाई होती है जर्मन, डॉलर महंगा हो गया, उसने पेट्रोल को महंगा करना है, ठीक है मान लिया हमने। कोई चीज इम्पोर्ट होके आ रही है महंगी हो रही है, वो हमने मान लिया। एक है नाजायज महंगाई जो हमारे अपने लोग कर रहे हैं, और इसमें माफियाज भी नहीं है, को बहुत बड़े बड़े आम लोग हैं। हर आदमी ना चोरी चिकारी चीना जप्टी में लगा है, जिसका जहाँ हो रहा है अकाउंटेबिलिटी है कोई नहीं। हाँ। और गवर्नमेंट ने अपने आप को मसरूफ किया हुआ है नॉन इश्यूज पे। ये काम थे एजेंसीज के करने वाले, ये काम थे नैब के करने वाले, नैब जाने करप्ट लीडर जाने। गवर्नमेंट के पूरे जो फोकस है ना, पूरे जो तर्जुमान है उनके जितने वजीर हैं, वो एक ही काम पे लगे हैं, चोर 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 डाकू डाकू डाकू। वो चोर डाकू का काम एजेंसियों का काम है, हुकूमत का वजीरों का काम नहीं है। अभी एक वजीर आजम अमेरिका में खड़ा कहते हैं मैं जाके एसी उतारूंगा, वजीर आजम कौन होता है एसी उतारने वाला? ये तो बहुत छोटे से लेवल का काम है। इन्होंने अपने आप को ऑक्यूपाई किया हुआ है नॉन इश्यूज में, ठीक है, और बाकी जो जिन इश्यूज पे इन्हें ध्यान देना वहाँ ये नहीं दे रहे, उससे हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ठीक है इमरान साहब, हमारी कौम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। इमरान साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर मैंने जिस तरह जिक्र किया चीनी का, ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, बट मैं आपसे सवाल लाजमी करूँगा। सर चीनी की जिस तरह से बात हुई, वज़ीर आज़म साहब ने एक्शन लिया, FIA ने एक्शन लिया। इस एक्शन लेने के बाद जी सट्टा माफिया को बेलगाम करने की कोशिश की गई कि रमज़ान शरीफ पे चीनी को महंगी किया जाना था, और अब भी चीनी को यकीनन महंगे करने की कोशिश की जा रही है। तो जब इस बार वज़ीर आज़म ने एक एक्शन लिया, उनके एक्शन लेने के बाद अब जवाबी वार किया जी चीनी माफियाज ने। उन्होंने क्या किया, चीनी की सप्लाई ही रोक दी है, चीनी की सप्लाई बंद कर दी है। अब चीनी फिर से महंगी हो रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हुकूमत अपनी रिट कायम नहीं कर पा रही है इस पर? जी साकिब भाई, बात यह है कि चीनी के मामले पे आप बात कर रहे हैं तो यकीन जाने मैं अपनी तहसील के अंदर ना टाइगर फोर्स का इंचार्ज भी हूँ, टाइगर फोर्स का कैप्टन हूँ। इस टाइगर फोर्स में रहते हुए कोरोना मामला जब आए थे उस वक्त भी चीनी शार्ट हुई थी, तो हमारी ड्यूटी लगी कि चीनी चेक करें क्या मसला है इसका। हमने जाके शुगर मिल में जाके चीनी चेक की, इधर गोदामों में लोगों के चेक की, चीनी सबके पास पड़ी थी, सिर्फ मार्केट में दे नहीं रहे थे चीनी। उधर जो हमारे ये आपने 2-3 दिन पहले फैसलाबाद के अंदर FIA ने रेड डाले हैं, कुछ चीनी माफिया डीलर्स जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बिल्कुल। हमारे इलाके में यहाँ पे कश्मीर शुगर मिल के नाम से ये शुगर फैक्ट्री है, वहां पर यकीन करे गोदाम भरे हुए पड़े थे, और चीनी हमने देखी, पता किया ये चीनी किसकी पड़ी है, ये जी फैसलाबाद के डीलर्स हैं, उन्हीं से हम लोग ये दुकानदार सारे खरीद रहे हैं जी शोरकोट के। तो ये चीनी पड़ी होती है जनाब, ये मार्केट में निकालते नहीं है। ऐसे जालिम लोग हैं, कसम खुदा की इनको आखिरत का भी खौफ नहीं होता कि एक दिन हमने मर जाना है, पता नहीं कहाँ लेके जाना है इतना पैसा इन्होंने। और चीनी वाफर मिकदार में होती है। अगर गंदम की बात करें, गंदम भी इधर वाफर मिकदार में, आटा भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये जो स्टाकिये हैं ना, जो स्टॉक करके मार्केट से चीज गायब कर देते हैं, ये सारे मुआशरे के लिए ना तबाही का सबब बन जाते हैं, जो फिर बाद में पता नहीं क्या क्या बातें सुनना पड़ती हैं। और गरीब बंदा बेचारा रुल जाता है, उसको चीज नहीं मिलती, आटा नहीं मिलता उसको। कल काफी सारे लोग इधर फिर रहे थे, उनको जनाब आटा नहीं मिल रहा था, तो फिर उनको पास गए दुकान पे एक पे, उसको उससे जाके बात की, हाँ भाई आटा नहीं तेरा आया? उसने बोला जी सर आया आटा। वो फिर जाके उनको आटा दिया, नहीं तो कोई दुकानदार आटा ही नहीं दे रहा था जी। वो खोल के बेचते हैं 50 रुपए किलो के हिसाब से। ठीक है सर, आप जैसे ये कर्नल साहब कहते हैं, इतनी खूबसूरत बात कर्नल साहब ने की है, यकीन करें बिल्कुल ठीक फरमाया कर्नल साहब ने कि ये जो महंगाई है ना, ये हमारे ही लोग हैं, हम ही जैसे मिडिल मैन होते हैं जो जनाब ये लूट मार कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों साइड मेरे साथ रहिएगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और थोड़ा सिलेक्टर्स की बात करेंगे। जो ये बड़ी अफवाहें फैल रही हैं, बड़ी बातें हो रही है कि सिलेक्टर कौन सिलेक्टर है, तो इस पर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन वापस आते हैं और इस दोबारा अपनी बात का आगाज़ करते हैं। राजा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर सिलेक्टर्स की बड़ी बातें होती हैं जी, सिलेक्टर सर सिलेक्टर कौन है? जब अगर हम माजी को देखें, अपने माजी को उठाकर देखें, तो वहाँ पर ये कहते रहे पीपल पार्टी और PTI दोनों कहते रहे थे जी कि PMLN सिलेक्टर है, और फिर कहा जाता रहा कि जी PTI सिलेक्टर है, और अब ये कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि जी पीपल पार्टी सिलेक्टर है। तो सर सिलेक्टर है कौन, फिर बचता कौन है? अगर हम देखें सेनेट में जी कहते वज़ीर आज़म साहब सिलेक्टेड हैं, चेयरमैन सेनेट सिलेक्टेड है, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में वो सिलेक्टेड, सर बचता कौन है फिर सर सिलेक्टर्स के अलावा?
हाँ साकिब, ये ना बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक चैनल ने लिया हुआ था, उनसे भी यही टॉपिक चल रहा था। असल में बात ये, मैंने शायद पहले भी हमारे आप से एक दिन बात हो रही थी कि एक बच्चा है ना, वो डॉक्टर बनना चाहता है। अब उसे मैट्रिक करना है, एफएससी करना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है, फिर वो डॉक्टर बनेगा। अगर आप उसका रास्ता रोक दें, मैट्रिक का, एफएससी का और मेडिकल कॉलेज बंद कर दें और अपने डॉक्टर आप बिठा दें कि बस यही डॉक्टर है और कोई डॉक्टर नहीं है, अब कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, वो क्या करेगा? वो उन्हीं डॉक्टरों में से किसी के पास जाके बैठेगा, कंपाउंड्री करेगा, उसकी मुट्ठी चांपी करेगा, उससे कुछ तरीके सीखेगा और रास्ता बनाएगा अपने लिए, और फिर वो एक दिन डॉक्टर बन जाएगा। इसी तरह हमारी जो सियासतदान है, सियासी नर्सरी होती है पूरी दुनिया में, स्टूडेंट यूनियन होती है और बहुत सारी यूनियन होती है जहाँ नर्सरी से सियासतदान आता है। अच्छा, वो नर्सरियां बंद हो गई। अब वो आप ना इमरान खान की बात करें, आप नवाज शरीफ की बात करें, आप भुट्टो साहब की बात करें, जिन्होंने सिकंदर मिर्जा के साथ अपना करियर शुरू किया था, जब वो वहाँ पे डॉक्टरी, आप वो मेडिकल की ट्रेनिंग तालीम नहीं ले सकते, तो फिर आपने इसी तरह करना। ये सारे लोग जितने भी हैं ऑल टुगेदर, ये सब उसी नर्सरी से आए हैं, ये सब की वही सी ट्रेनिंग है, इसकी मजबूरी है। जो उनके साथ नहीं जाएगा उसको रास्ता ही नहीं देंगे आगे आने का। आज तक पाकिस्तान में जितनी गवर्नमेंट आई है वो सब वही लेके आए हैं और उन्हीं के हाथों से तबाह बर्बाद हुई है। आज तक किसी वजीर आजम ने यहाँ पे टेन्योर पूरा नहीं किया, ये मौजूदा भी पूरा नहीं करेंगे, और पूरा नहीं करेंगे उन्हीं के हाथों नहीं करेंगे जिन्होंने आज तक किसी को नहीं करने दिया। ये बड़ी जाती है, ये हमारे ना आइन की खिलाफ वर्जी है। ये हमारे आइन 5 साल देता है कि 5 साल की टेन्योर की मुद्दत है, आप 5 साल पूरे करें अपने। असल में 5 साल के लिए मुद्दत तो है ना, इमरान खान आ गए प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए, 5 साल के लिए ना आप इनको छोड़ दो, ये स्याह करे सफेद करे जो ये करें, 5 साल बाद अवाम की अदालत फैसला करेगी कि न्याजी ने काम ठीक किया या इन्होंने गलत काम किया। ये हमें फैसला क्यों नहीं करने दिया जाता? उसको जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है, आप मतलब गैर जानिबदार होकर सोचें, एक दिन भी फ्री हैंड से काम करने दिया गया उसे? या इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है 13 में, 14 से धरने शुरू हो गए। कभी वो मौलाना बैठ रहे हैं फैजाबाद में, कभी पीटीआई और अवामी तहरीक बैठ रही। 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। इस 5 साल में हर रोज मुसलसल नून लीग ने उनको ना टांग के रखा है टिकटकी के ऊपर, काम नहीं करने देते। तो सर ये क्यों सिलसिला क्यों नहीं रुकना चाहिए ना? सिलसिला काम करने दें, जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आई है उसे काम करने दें ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस पेश करे। नहीं, वो नहीं काम करने देंगे, क्योंकि ये हुकूमत आती है अवाम से, अवाम की हुकूमत होती है। अवाम है हमारी ना थोड़ी सी अब कहने कमजोर है, बुज़दिल है, या इन्हें 72-73 साल से जिस तरह लेके चला जा रहा है ना, ये उसी तरह यूज्ड टू हो गए हैं। इन्होंने एक हकीकत को तस्लीम कर लिया कि ये बड़े हैं, बस ये इन्होंने करना है जो करना है। वो भी जो बड़े बने हुए हैं वो फिर अपनी मर्जी करते हैं। ठीक है, और ये बड़ा गलत रवायत है पाकिस्तान में, ये खत्म होनी चाहिए। इमरान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, अगर सिलेक्टर्स की बात होती है तो जमहूरियत कहाँ की? जमहूरियत क्यों मजबूत नहीं है? अवाम जो वोट देती है, अपने लोगों को इलेक्ट करती है, तो सर उन्हें फिर क्यों इक़्तिदार में नहीं लाया जाता? क्यों वो हर जगह सिलेक्टर्स के नारे होते हैं? जी, पीपल पार्टी कभी सिलेक्टेड होती है, कभी नून लीग होती है, कभी पीटीआई को कहा जाता है। सर ये रिवायत कब तक चलेगी आखिर? जी, ये साकिब भाई, बात ये है कि ये जो बात होती है ना सिलेक्टर्स की, यकीन जाने ये ज्यादातर ना, जैसे ये कर्नल साहब ने कहा था कि नॉन इश्यूज के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस कराया जाता है कि अवाम नॉन इश्यूज के पीछे लगी रहे। ये नॉन इश्यूज होते हैं जनाब, ये सिलेक्टर 30% इन बातों में सच्चाई होती है। और वो सिलेक्टर्स जो है, अगर वो पहली बात तो हमारी नजर में, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट आई है तो हमें सिलेक्टर हमारी आवाम नजर आती है, क्योंकि जिस तरह 2018 के इलेक्शन में हमें वोट डाले गए, हमने खुद आंखों से देखा। यकीन करें, बाहर से दुनिया आई है पाकिस्तान से, वो सिर्फ वोट डालने के लिए आए थे। मैं बजाते खुद अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा से अपना वीजा खत्म करके इधर आए हैं वोट डालने के लिए इमरान खान को, और वोट डाले जब देखा तो वजीर आजम साहब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान वजीर आजम बन गए, हम वापस नहीं गए। हमारी फिर एक ही सोच बनी कि हमने इमरान खान के साथ मिलकर यहाँ पे कोशिश करनी है बेहतरी लाने के लिए मुआशरे में। तो अभी ये फजूल की बातों में हमें उलझाया हुआ होता है, काम करने नहीं दिया जाता। जैसे कदर साहब कह रहे हैं, हुकूमत कोई भी आती है, जैसे ये इन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, यकीन करें नून लीग ने जीना हराम किया हुआ था। फिर उसके बाद आ गई जनाब ये नून लीग की हुकूमत आ गई, तो उसमें आपने देखा कि 4 हल्के टोटल तो हैं हमारे, 273 के करीब हल्के हैं, लेकिन
इमरान खान ने सिर्फ कहा था 4 हलके खोल दें। हमने वो 4 हलके कहाँ हमने धक्के नहीं खाए। यकीन करें मेरा खुद इस्लामाबाद धरने में सर फट गया था, पत्थर हमारे जो पुलिस की जानिब से हमें मारे गए। हम तो बिल्कुल इश्तिहाल नहीं फैला रहे थे, हमें जलील किया जा रहा था उधर। हमने कहा कि भाई ये 4 हलके खोल दें, हम और कुछ नहीं चाहते, लेकिन 4 हलके ना खुले गवर्नमेंट से। फिर ये कहते हैं हमें तंग किया जाता है। भाई 4 हलके थे, आप खोल देते, इमरान खान घर चला जाता, फैसला हो जाता। उनमें से भी 2 हलकों के अंदर आपने देखा कि क्या क्या सामने आया था। हाँ बिल्कुल मैंने देखा था। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये जनाब नानिफिस के पीछे अवाम को लगाया होता है, किसी बेहतरी की तरफ ले जाने नहीं दिया जा रहा। अभी इमरान खान ने अपनी तरफ से कुछ इकदाम करने शुरू किए हैं कि ये जो रियासत है ना, ये हमारा इस्लामी फलाई रियासत बने, रियासत मदीना की तर्ज पर। और उसी सिलसिले में पनाहगाह का क़याम दिया गया। यकीन जाने इधर शोरकोट में लारी अड्डे के अंदर पनाहगाह, रात को 4, 5, 6 मुसाफिर जो भी रात को लेट इधर पहुंचते हैं उनके लिए सोने का इधर बंदोबस्त है, खाना उनको फ्री में दिया जाता है, सोने के लिए साफ सुथरे बिस्तर दिए हुए हैं। फिर उसके बाद है कि ये देखें हमारा इज्तिमाई तौर पर पूरी दुनिया में एक इस वक्त मौसम के लिहाज से बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। उस लिहाज से इमरान खान साहब ने क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो पौधे लगाने वाला, ये इंसानियत की बेहतरी के लिए फैसले किए जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, मैंने आपका मौक़िफ़ ले लिया। ठीक है सर, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जी तो नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा और आज के प्रोग्राम में आपने ये जाना कि जिस तरह से हमने बात की सिलेक्टर्स के हवाले से, और बड़ी प्यारी बात की गई पीटीआई के जो रहनुमा थे उनकी तरफ से कि ये कोई 30% सदाकत होती है तो होती है इसमें, वरना ये सारे नॉन इशूज़ हैं जिसमें आवाम को धकेलने की कोशिश की जाती है, और इसके अलावा इसमें और कोई सदाकत नहीं है। मैं भी उनकी इस बात से एग्री करता हूँ। और दूसरे जो स्कैंडल बड़े बड़े अब तक भी सामने आते रहे हैं और अब भी आए हैं, तो यकीनन हुकूमत इस पर एक्शन लेती भी है। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि माफियाज बहुत सही है, हुकूमत अपने रिट को बरकरार रखने की कोशिश भी करती है, और इसमें किसी हद तक हुकूमत को कामयाबी होती भी है और बाज़ औक़ात नहीं भी होती। कहीं माफियाज जीत जाते हैं, कहीं हुकूमत जीत जाती है। बहरहाल ये तो दोनों तो खेल तमाशे चलते रहते हैं, हुकूमत का और माफियाज का जिस तरह से। लेकिन इस बीच में गरीब आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल है। हुकूमत कहती है जी हम एक्शन ले रहे हैं, माफियाज अपनी काम दिखा के चला जाते हैं, हुकूमत की रिपोर्ट आती है, जब तक पहले रिपोर्ट आती है माफिया दूसरा काम कर चुकी होती है। आटे की कमीशन की रिपोर्ट आपने देखी, चीनी की देखी, अब पेट्रोल की जब तक आएगी कोई तीसरा और खेल भी शुरू हो चुका होगा। तो ये खेल बंद होना चाहिए। आवाम के साथ जो मजालिम हैं, जो आवाम के ऊपर ये करप्शन के, जो आवाम के ऊपर महंगाई के जुल्म हैं, ये बंद होने चाहिए। तो आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पास।